नमस्कार, हमारे विशेष कार्यक्रम जनादेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। जनादेश यानी लोकसभा चुनावों की स्पष्ट और निष्पक्ष खबरें। 4 चरणों में अब तक कुल 379 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है और बाकी बचे 3 चरणों के लिए प्रचार जारी है। कार्यक्रम में आपको बताएंगे क्या रही दिन भर की चुनावी सरगर्मियां और चुनावी हलचल, और साथ ही जानेंगे दिन भर क्या चले बयानों के तीर और समीकरण किस ओर कर रहे हैं इशारा। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारा ये खास कार्यक्रम जनादेश, लेकिन सबसे पहले नजर चुनावी सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की बाराबंकी, फतेहपुर और हमीरपुर में भरी हुंकार। कहा, सपा कांग्रेस ने तुष्टीकरण के आगे घुटने टेके। राम मंदिर पर बुलडोजर चलवाने वालों को दी नसीहत। बोले, बुलडोजर कहां चलना चाहिए इसका ट्यूशन यूपी के मुख्यमंत्री से ले। भाजपा के दिग्गज नेताओं ने तेज किया प्रचार। अमित शाह ने यूपी के अमेठी और ओडिशा के राउरकेला में जनसभा और रांची में किया रोड शो। राजनाथ सिंह ने बलिया में जनसभा को किया संबोधित। योगी आदित्यनाथ ने भी रैली कर कांग्रेस सपा गठबंधन पर बोला हमला। अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने भी रायबरेली और अमेठी में किया चुनाव प्रचार। तेजस्वी यादव ने बिहार में प्रचार किया तेज। बसपा प्रमुख मायावती ने रैली कर उम्मीदवारों के लिए मांगे वोट। अमित शाह ने संविधान बदलने की अफवाहों पर लगाया विराम। कांग्रेस पर तीखे वार करते हुए बहुमत के दुरुपयोग का लगाया आरोप। समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में कहा, केजरीवाल की रिहाई को नहीं समझा जाए, कोर्ट से क्लीन चिट। स्वाति मालीवाल मामले को निर्मला सीतारमण ने बताया शर्मनाक। केजरीवाल से मांगा जवाब। महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा, अगर मुख्यमंत्री दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ भी होगी कार्रवाई। दिल्ली पुलिस और फोरेंसिक टीम ने सीएम आवास का किया मुआयना। तो आइए देखते हैं अब यही चुनावी खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बातचीत करते हैं रायबरेली की, क्योंकि शुक्रवार को सोनिया गांधी राहुल गांधी के लिए रायबरेली में प्रचार के लिए चुनावी मैदान में उतरी और इस दौरान सोनिया गांधी काफी भावुक नजर आई। सोनिया गांधी ने क्षेत्र की जनता से अपील करते हुए कहा कि मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं। जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही आपको राहुल को भी अपना मानना है। 2019 के अमेठी लोकसभा सीट से राहुल गांधी की हार ने ऐसे कई सियासी मसले खड़े किए कि वो इस बार के आम चुनाव में पहले इस सीट से दावेदारी को लेकर संशय में नजर आए और उसके बाद उन्होंने अमेठी के बजाय चुनी रायबरेली सीट। गांधी परिवार के सियासी इतिहास में इन दोनों सीटों को बड़ा अहम माना जाता रहा है, लेकिन स्मृति ईरानी के हाथों मिली हार ने राहुल गांधी को सीट बदलने पर मजबूर कर दिया। राहुल गांधी ने भी सेफ मोड में जाते हुए रायबरेली की सीट चुनी, जिस पर उनकी मां सोनिया गांधी लंबे समय से सांसद रहीं। इस बीच सोनिया गांधी भी राहुल गांधी के लिए रायबरेली में प्रचार के लिए उतरी। इस मिट्टी से अपने जुड़ाव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वो अपने बेटे को जनता को सौंप रही हैं। सोनिया गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही आपको राहुल को अपना मानकर रखना है। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। सोनिया गांधी ने जोर देते हुए कहा कि रायबरेली मेरा परिवार है, वैसे ही अमेठी भी मेरा घर है। यहाँ से न केवल मेरे जीवन की कोमल यादें जुड़ी हैं, बल्कि पिछले 100 साल से हमारे परिवार की जड़ इस मिट्टी से जुड़ी हुई है। रायबरेली मेरा परिवार है, वैसे अमेठी भी मेरा घर है। न सिर्फ मेरे जीवन की कोमल यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं, बल्कि पिछले 100 साल से हमारे परिवार की जड़ इस मिट्टी से जुड़ी हुई है।
इस बीच राहुल गांधी ने भी रायबरेली की जनता से अपने लिए आशीर्वाद मांगा। उन्होंने कहा कि अमेठी और रायबरेली के लोग उनके परिवार का अहम हिस्सा हैं। रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूं। मैं आपका हूं, अमेठी का हूं, था और रहूंगा। मेरे पिता का जो रिश्ता था, जो प्यार था, जो मोहब्बत थी, मैंने अपने आंखों से देखी और वही मेरी भी राजनीति है। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। गौरतलब है कि सोनिया गांधी ने 20 साल से रायबरेली सीट का प्रतिनिधित्व किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 4 जून को क्या राहुल रायबरेली में जीत का परचम लहरा पाएंगे या नहीं। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ रामकृपाल सिंह जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। रामकृपाल जी, देखें तो ये वाकई ये वो सीट है, अमेठी रायबरेली वो जगहों के नाम हैं जो गांधी परिवार से जिनको जोड़कर देखा जाता रहा है। स्वयं सोनिया गांधी यहाँ 20 साल से सांसद रही। क्या कारण है कि 20 साल के बाद भी सोनिया गांधी को राहुल गांधी के लिए इस सीट से भावुक अपील करनी पड़ी? निश्चित रूप से जो कुछ पिछले दौर में हुआ है और कांग्रेस जिस स्थिति में आज पहुंची है, आज मुझे भी जब सोनिया जी को सुना मैंने तो थोड़ा सा मुझे भी एक जैसे होता है ना, एक इमोशन कि भाई आज ये स्थिति क्यों है। और यही कांग्रेस का सबसे बड़ा संकट है। देखिए, आज वो कांग्रेस जिसने 60 साल राज किया, आज उस कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से सिर्फ 17 सीटों पर वो चुनाव लड़े और 17 सीटों में भी अमेठी और रायबरेली पर ही फोकस है। एक अच्छी बात है कि चूंकि उनका एक नेहरू का पारिवारिक पूरा एक रिश्ता रहा है, किसी का भी वो होता है जी। लेकिन सवाल है कि एक सिंबॉलिक है। अगर मान लीजिए ये 2 सीटें आपको मिल भी जाती, सवाल इस बात का नहीं है कि कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हैं 5 सीटें। सवाल इस बात का है, क्या कांग्रेस कभी फिर इस देश में राष्ट्रीय विकल्प बनने का सपना देख पाएगी? राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जैसा उन्होंने कहता है कि लिख लीजिए मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, तो मेरा सवाल है कि कौन बनेगा? आप उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर लड़ रहे हैं, महाराष्ट्र में 17 सीटों पर लड़ रहे हैं, आजादी के बाद से सबसे कम सीटों पर महाराष्ट्र लड़ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में भी फोकस सिर्फ 2 सीट पर है। जैसे कि सोनिया जी का ठीक है, वो राज्यसभा चली गई हैं, वो लड़ रही थी, नेचुरली वो चाहे राहुल जी को लड़ाए, प्रियंका जी को लड़ाए या किसी और को, मैं उस पर नहीं कहता। उनका इमोशनल होना, उनका संवेदनशील होना बहुत स्वागत योग्य है, होता है। लेकिन लोग सोनिया जी से या राहुल जी से सिर्फ रायबरेली या अमेठी की नहीं सोचते हैं। आप जब पूरे देश की बात करते हैं तो आपको ये जिम्मेदारी देनी चाहिए जी। आपको देश पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, न कि अमेठी और रामकृपाल जी, मेरा सवाल आपसे ये भी है जी कि अगर हम अमेठी रायबरेली की भी बात करें तो मेरा सवाल ये है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये इकलौती ऐसी सीट है जिस पर कोई परिवार कुछ सदियों दशकों से बात कर रहा हो या राज कर रहा हो। बहुत सारे हमारे देश में ऐसी लोकसभा की सीटें हैं जहां एक परिवार का दबदबा काफी लंबे समय से रहा है, लेकिन वहां पर जो लोग वोट के लिए लोगों के बीच जाते हैं तो वो अपने विकास कार्यों को गिना रहे होते हैं, जो काम किया, जो जुड़ाव रहा, उसकी बात करते हैं। सवाल मेरा यही है कि विकास के पूरे संबोधन को मैंने भी सुना, लेकिन उसमें विकास की बातों को नहीं, इमोशनल बातों को सामने रखा गया है। एक माँ का पुत्र के प्रति जो प्रेम है उसको आगे रखा गया है। मेरा यही सवाल है कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी गांधी परिवार को? देखिए, मोदी जी जो ये कहते हैं कि परिवार, छोटी पार्टियां, रीजनल पार्टियां तो निश्चित रूप से परिवार की पार्टियां होती हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी
आज तो सोनिया गांधी के इस स्पीच ने मोदी जी का वो आरोप सही साबित कर दिया कि आपके लिए देश का कुछ नहीं, कोई उसमें जिक्र नहीं हो रहा है कि 4 तारीख को या आने वाले जून में कांग्रेस क्या रोल इस देश में प्ले करेगी। सिर्फ एक बात, ये मेरा बेटा है, ये सीट मेरी थी, मेरा बेटे को मैं आपको सौंप रही हूं। तो जब राष्ट्रीय राजनीति की सबसे ज्यादा समय तक एक राष्ट्रीय पार्टी जिसने इस देश में राज किया है, अगर उसकी सारी क्षमता और सारा उसकी संवेदना अपने पुत्र और वहां की पार्टी एक कंस्टिट्यूएंसी तक सीमित हो जाए, तो मुझे भी थोड़ी सी लग रहा है कि देखिए ये कोई कांग्रेस के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है। राहुल के लिए अच्छी हो सकती है, सोनिया के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। जी, अच्छा रामकृपाल जी, एक बड़ा सवाल ये भी बनता है यहाँ पर कि तमाम भावुक अपीलों के बावजूद अगर परिणाम गांधी परिवार के, राहुल गांधी के पक्ष में नहीं आता, तो क्या ये भी एक बड़ा संदेश जाएगा इस मंच से देश के लिए, कांग्रेस के लिए, देशवासियों के लिए, और इस भावुक अपील का भी कितना असर आपको लगता है पड़ेगा मतदाताओं पर? देखिए, ये नहीं बोलना चाहिए कि अमेठी से भी गांधी परिवार हार चुका है और रायबरेली से भी गांधी परिवार हार चुका है। इंदिरा गांधी रायबरेली से हारी थी, अब राहुल जी अमेठी से हार चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतदाता ने कभी किसी और को नहीं चुना है जी। सीधी एक बात है। देखिए, इमोशन अपनी जगह होते हैं, लेकिन मैं फिर कहता हूं, देश राष्ट्र की कुछ बैरन सच्चाइयां होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे अपने व्यक्तिगत इमोशन, व्यक्तिगत क्षेत्रीयता, जातीयता, धार्मिकता या परिवार का हित, इससे बहुत ऊपर उठ करके होती है। तो मेरा ये कहना है कि बिल्कुल सही है आप, और वैसे भी मेरा कहना है कि देखिए, जब आप जनता से वोट मांगने जा रहे हैं तो इमोशन को दरकिनार कीजिए। जो आपने काम किया है, जो आगे का आपका लक्ष्य है, ये भारत की तकदीर बनाने बिगाड़ने का चुनाव है। आप अपने 5 साल के कार्यक्रम और नीतियों को लेकर के जाइए, जहां भी आप जाएंगे वहां बताइए कि आपकी भावी योजना, आने वाले भावी हिंदुस्तान के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं, भावी पीढ़ी के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं, अब तक आपने क्या किया है और आगे के लिए क्या है। बनस्पत इसके कि ये मेरा बेटा है, मैं आपको सौंप रही हूँ, है, ये उनको हक है, उनको अधिकार है और मैं उसका सम्मान भी करता हूँ। जी, लेकिन रामकृपाल जी, लेकिन एक बात बताइए, क्योंकि क्या कहीं लगता है कि पसोपेश में रही है कांग्रेस इन सीटों को लेकर, अमेठी रायबरेली की जब हम बात करते हैं, क्योंकि वायनाड के बाद राहुल गांधी का नाम यहां इस सीट से बिल्कुल एन आखिरी वक्त पर घोषणा की गई, इससे भी जाहिर है कि मतदाता के जहन में भी सवाल आते हैं, प्रश्न उठता है इस बात का। देखिए, बिल्कुल सही है, कांग्रेस सोच रही होगी उसकी रणनीति बड़ी अच्छी है, लेकिन आप जो फैसले करते हो उस फैसले में कहीं न कहीं दिखाई पड़ रहा है कि आप एक डर के फैसले कर रहे हैं। यानी अगर आपको रायबरेली से लड़ना ही था तो परिवार का फैसला था, और सोनिया जी तो बहुत पहले राज्यसभा में जा चुकी थी राजस्थान से, तो वायनाड के जनता से आपको कहना चाहिए था ये बात कि देखिए, मैं 2 जगह से लड़ रहा हूं, और उसी समय आप ये घोषणा कर देते कि अगर मैं जीता रायबरेली से तो वायनाड छोड़ दूंगा, या आप कहते हैं कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, रायबरेली को छोड़ दूंगा। अब चलिए, जो भी स्ट्रेटजी रही हो। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि व्यक्तिगत संबंध अपनी जगह है, लेकिन राष्ट्रीय हित, आप पहले, सोनिया गांधी जी को पहले राष्ट्र की बात करनी चाहिए, देश की बात करनी चाहिए थी, राहुल जी को भी, और उसके बाद आप अपने संबंधों की बात कीजिए, व्यक्तिगत इमोशंस की। मैं फिर कह रहा हूं कि उनके भाषण में कोई वो नहीं है, मैं उनका स्वागत करता हूं, उनकी अपनी वो है, लेकिन कांग्रेस पार्टी से लोगों को देखिए, व्यक्ति छोड़ दीजिए, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, पार्टी 150 साल की है, व्यक्ति 150 साल नहीं जीता है। तो मेरा यह कहना है कि पार्टी कांग्रेस रहेगी, लोग आएंगे चले जाएंगे, हम आएंगे चले जाएंगे, कोई भी जाएगा बीजेपी, तो उस पार्टी के बारे में बोलना चाहिए कि पार्टी से कहां गलती हुई और आगे पार्टी अपना सुधारने के लिए क्या करने जा रही है। तो ऐसे में रामकृपाल जी, सोनिया गांधी का, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अपनी सेहत के कारण सोनिया गांधी प्रचार में नहीं है, लेकिन यहाँ वो जनता के बीच आई,
और उन्होंने अपना संबोधन दिया और एक भावुक अपील भी की। कितना आपको लगता है इसका प्रभाव कांग्रेस पर, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर, इनकी पार्टी पर और चुनाव के आगामी चरणों पर पड़ता नजर आता है? देखिए, मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूं, उनकी पारंपरिक सीट रही है, वो जीती भी है जैसा मैंने कहा। और पिछली बार अमेठी से राहुल हारे थे और इंदिरा गांधी जी हार चुकी हैं एक बार रायबरेली से। तो मैं ये तो नहीं फोरकास्ट कर सकता क्या होगा, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, जिस तरह से पूरा परिवार सिर्फ अमेठी और रायबरेली में जुटा हुआ है, उसके बावजूद अगर कहीं परिणाम इनके माफिक नहीं मिलेंगे तो सोचना चाहिए। इसलिए मेरा कहना था कि इस एनर्जी को, जैसे प्रियंका जी हैं वो अमेठी और रायबरेली में नहीं। और फिलहाल हम आपको ये सीधे दृश्य दिखा रहे हैं क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले स्वाति मालीवाल मुख्यमंत्री आवास पर पहुंची थी, जहां सीन रिक्रिएट किया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। स्वाति मालीवाल के साथ जो अभद्र व्यवहार मुख्यमंत्री केजरीवाल के पीएस विभव ने किया, उसके मद्देनजर जो पुलिस जांच आगे बढ़ाई जा रही थी, उसी पुलिस जांच की प्रक्रिया के तहत स्वाति मालीवाल को कुछ देर पहले मुख्यमंत्री आवास पर लाया गया। मुख्यमंत्री आवास, जहां 13 मई सुबह 9 बजे स्वाति मालीवाल के साथ ये घटना घटी थी, जिसके बाद जांच के तहत इस वक्त हम देख रहे थे कि स्वाति मालीवाल मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकल रही थी। कुछ देर पहले जो आई तो उसके बाद सीन रिक्रिएट किया गया। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे थे लगातार अमेठी रायबरेली पर। रामकृपाल जी, आपका शुक्रिया करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। लेकिन अमेठी और रायबरेली 2 सीटें जो गांधी परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और रामकृपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आपका, यहाँ पर आप सारी जानकारी हमारे साथ, अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। क्योंकि एक बात स्पष्ट है कि अमेठी रायबरेली ये 2 ऐसी सीटें हैं जो गांधी परिवार के लिए इन चुनावों में प्रतिष्ठा का भी सवाल बन गई हैं। रायबरेली विशेष तौर पर अब, क्योंकि राहुल गांधी अपनी माता सोनिया गांधी के बाद अब इस सीट पर सांसद के तौर पर उन्होंने अपना नामांकन भरा है। तो इस वक्त अब एक बार फिर से रुक कर लेते हैं स्वाति मालीवाल की खबर का। जैसा हमने बताया कि स्वाति मालीवाल जो सीन रिक्रिएट करने का एक प्रोसीजर, एक प्रक्रिया थी दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई, उसके बाद स्वाति मालीवाल मुख्यमंत्री आवास से निकल गई हैं। हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, यही समझना चाहेंगे कि क्या हुआ था वहां पे, किस तरीके से रिक्रिएट किया गया था सीन और पुलिस की तरफ से क्या संकेत मिल पा रहा है, कितना महत्वपूर्ण रहा और व्यवहारिक रहा ये पूरी प्रक्रिया, कितनी महत्वपूर्ण? बिल्कुल, काफी इंपॉर्टेंट था आज के दिन पूरा स्वाति मालीवाल को लेकर के। जिस तरह दिल्ली पुलिस ने काम किया, पहले 164 के उनके बयान दर्ज कराया, उसके बाद सीन क्रिएशन के लिए उनको क्राइम स्पॉट में लेकर के आया और उस दिन की जानकारी जुटाने की कोशिश की कि क्या कुछ उस दिन उनके साथ हुआ। जब वो यहाँ सुबह 9 बजे 13 मई की सुबह 9 बजे पहुंचती हैं मुख्यमंत्री आवास और अरविंद केजरीवाल को मिलना चाहती हैं, लेकिन उस मुलाकात से ठीक पहले जो विभव कुमार है वो विलन बन करके सामने आ जाते हैं और लगातार जिस तरह से उनके साथ वो बर्बरता करते हैं, और वो आपने देखा एफआईआर में किस तरह के उन्होंने संगीन आरोप लगाए और जिस तरह से उनके ऊपर 354, 306, 509 सब तमाम धाराएं लगी, 323 लगी है, 308 लगी है। तो ये तमाम धाराएं, जिसमें सबसे बड़ी धारा 354 भी है, जिसको उनको कोर्ट से वहां पर रिलीफ लेना होगा और उसी को साक्ष्य को जुटाने के लिए इंक्विजिशन टीम को लेकर के यहाँ पर पहुंची थी मालीवाल को दिल्ली पुलिस की टीम। एफएसएल की टीम ममता जी वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है, वो भी एक एक चीज को खंगालने की कोशिश कर रही है। तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, अंदर कौन कौन उस समय मौजूद था उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है, उनके बयान भी दर्ज किए जाएंगे और चीफ मिनिस्टर के अरविंद केजरीवाल और उनकी वाइफ के भी यहाँ पर बयान दर्ज किए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला कि वो भी उस दिन दोनों के दोनों मौजूद थे और उनसे कहा गया कि चीफ मिनिस्टर आपसे मिलने के लिए आएंगे, आप अपने वेटिंग हॉल में ही वेट करिए उनका। लेकिन इस बीच विभव कुमार उन पर टूट पड़ते हैं और उनके साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार करते हैं वो सभी ने देखा। तो ये तमाम चीजें क्लियर करने के लिए उनको एक एक स्पॉट पर ले जाया गया और वो सीन क्रिएट किया गया कि कैसे वो यहाँ पर आई, कहाँ कहाँ गई, किस किस जगह रुकी, कौन कौन उनसे मुखातिब हुआ, किन किन चेहरों को उन्होंने पहचाना। ये तमाम चीजें अभी थोड़ी देर में और निकल करके आएंगी। फिलहाल स्वाति मालीवाल यहाँ से जा चुकी है। मुकेश, ऐसे में लगातार ये बात कही जा रही है कि मुख्यमंत्री आवास में ड्राइंग रूम में स्वाति के साथ क्या कुछ हुआ, उसको लेकर सीसीटीवी फुटेज की बात की जा रही है। क्या पुलिस हासिल कर पाई है ये सीसीटीवी फुटेज? बिल्कुल, सीसीटीवी फुटेज जो है उनके ठीक गेट के सामने आज सीसीटीवी फुटेज है और उसके बाद अंदर के एरिया में फुटेज है, क्योंकि एक छोटा सा जो कुछ सेकंड का वीडियो दिन में वायरल हुआ जिसमें स्वाति मालीवाल को दिखाया गया कि वो कुछ लोगों पर चिल्ला रही हैं और उनको नेगेटिव यहाँ पर प्रोजेक्ट किया गया। तो उन्होंने ट्वीट करके कहा कि हिटमैन ने अपनी पूरी चाल चल ली है, उन्होंने एक बार फिर से साजिश कर दी है।
लेकिन उन्होंने साथ ही साथ सवाल उठाया कि जो अंदर कैमरे हैं उनको भी खंगाला जाए, जो गेट पर कैमरे हैं उनको भी खंगाला जाए। तो दिल्ली पुलिस ने सिविल लाइंस थाने में जब वो गई, उस कैमरे को रिकॉर्ड कर लिया है, अपने पास प्रिजर्व कर लिया है। साथ ही साथ एफएसएल की टीम उन तमाम जो कैमरे की फुटेज है उनको प्रिजर्व करने की अंदर कोशिश करेगी, क्योंकि वो चेक करेगी कि जिस एरिया में ये सब हुआ वहां पर क्या सीसीटीवी कैमरा मौजूद था, जिस एरिया से वो गई वहां पर क्या कैमरा मौजूद था। और जब वो बाहर की तरफ आई और कहा गया कि कम से कम 200 मीटर वो पैदल गई यहाँ से, और फिर उनको एक ऑटो मिला और ऑटो से वो जाती है सिविल लाइन थाने, तो वो तमाम रोड पर भी जो कैमरे लगे हैं उनको भी वो अपने सिक्योरिटी में ले करके जांच करेंगी कि, क्योंकि कड़ी दर कड़ी जोड़ी जाएगी कोर्ट में जब ये चीजें विभव कुमार के लिए पेश की जाएंगी उनके खिलाफ। तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा कि वो सीन को क्रिएट करें और ये बताएं कि ये उस वक्त हुआ। स्वाति मालीवाल के 164 के जो बयान आज जज के सामने पेश हुए हैं, वो उसके साथ उसको इंटरलेट करेंगे कि जो वो बोल रही है कितनी उसमें सच्चाई है। मुकेश, क्योंकि ये पूरी घटना में देखें तो कोई भी तथ्य जो सामने आएंगे उससे इस पूरी घटना को लेकर, इसके कारणों को लेकर जांच जो है वो आगे बढ़ पाएगी। हम जानते हैं कि स्वाति मालीवाल का मेडिकल जांच भी कराई गई है, उसको लेकर भी क्या जानकारी आपके पास, और किस तरीके से अब इस सीन को रिक्रिएट करने के बाद दिल्ली पुलिस इस काम को आगे बढ़ाएगी, जांच को आगे बढ़ाएगी, किस दिशा में? बिल्कुल, अभी मेडिकल जो उनका एम्स में हुआ है उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है, उससे भी पर्दा साफ हो जाएगा। जिस तरह से उन्होंने कहा कि उनको दिक्कतें आ रही हैं, उनको उनके हाथ में स्वेलन है, और जो उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया था, 7 से 8 उनको थप्पड़ मारे गए, फिर लातों से उनको मारा गया, उनके पेट में लात मारी गई, उनके टांगों पे लात मारी गई, और किस तरह से उनकी बर्बरता की गई। मतलब वो अपनी अस्मिता बचा करके वहां से निकले और रिक्वेस्ट करी थी कि वो काफी दर्द हो रहा है, उनको ना मारा जाए, विभव कुमार इस तरह से ना करे। और वो जिस तरह से उनके ऊपर टूटे, उनको इस बात का बिल्कुल भरोसा नहीं था, क्योंकि 20 साल से वो लगभग एक दूसरे को ये सभी लोग जानते हैं, चाहे मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल हो, विभव कुमार हो, ये सब जब एनजीओ चलाते थे और काफी एक्टिव थे अपनी एनजीओ को लेकर के, और उसका उनको फायदा भी मिला। जब अरविंद केजरीवाल उनको बड़े पद पर मनोनीत किया, उससे पहले वो महिला आयोग की अध्यक्षा रही, उसके बाद उनको राज्यसभा लेकर के आए, तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें थी। और वो कह रहे थे कि तुम्हें वो सब मानना पड़ेगा जो वो कह रहे हैं, नहीं तो वो तुम्हें ऐसी जगह गाड़ देंगे कि जिससे तुम्हें कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। तो इस तरह के उन्होंने स्टेटमेंट अपने दर्ज कराए हैं, और वो जो एलिगेशन है वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं विभव कुमार की मुश्किलें यहाँ से बढ़ाएगा। दिल्ली पुलिस की टीम उनको तलाश रही है। अब अगला टास्क दिल्ली पुलिस का ये रहेगा कि जो उनके पास लास्ट कॉल है विभव कुमार की, जितनी जल्दी से जल्दी वो गिरफ्तारी करें, इन एविडेंस को कलेक्ट करें और कोर्ट में पूरी की पूरी चार्जशीट को फाइल करें। जी मुकेश, अब चूंकि जांच पुलिस की आगे बढ़ रही है, ऐसे में जब अभी हम दृश्य दिखा रहे थे कि स्वाति मालीवाल को मुख्यमंत्री आवास लेकर आया गया, उसके बाद वहाँ रिक्रिएट किया गया क्राइम सीन, जिसके बाद उन्होंने यहाँ से प्रस्थान कर लिया है, यहाँ से चली गई हैं वो। लेकिन यहाँ पर इस दौरान क्या घर में और कौन कौन लोग मौजूद थे, किस किस से पूछताछ हो पाई है, इसको लेकर भी कोई जानकारी, और क्या पुलिस की टीम के साथ फॉरेंसिक्स की टीम भी पहुंची है इत्यादि, कोई जानकारी दे सकते हैं आप हमें? बिल्कुल, एफएसएल की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। पिछले 2 घंटे से एफएसएल की टीम यहाँ पर है। दिल्ली पुलिस की जो टीम है उनके सीनियर अधिकारियों की मौजूदगी में अंदर वो तमाम रिकॉर्ड्स तलाश रही है। और ये जो मैंने पहले बताया कि हर एक व्यक्ति की यहाँ पर एविडेंस की जाएगी, उनकी गवाही दर्ज कराई जाएगी, जो भी उस समय उस प्रेमाइसेस में मौजूद था, जो उसमें विजिटिंग रजिस्टर से उस समय जो विजिटर आए उनकी भी गवाही दर्ज की रह जाएगी। साथ ही साथ ये भी बोला गया उस ऑटो ड्राइवर का भी नंबर है उनके पास, जो ऑटो ड्राइवर उनको थाने लेकर के गया था, तो उसकी भी जांच की जाएगी कि क्या वो ऑटो में ही बैठ के गई थी। तो फोरेंसिक टीम यहाँ पर मौजूद है, लगातार जांच कर रही है। एक टीम आई थी, कुछ एविडेंस लेकर के गई, फिर दोबारा फोरेंसिक की टीम आई। फिलहाल स्वाति मालीवाल यहाँ से जा चुकी है, लेकिन तमाम लोगों को लेकर के वो चीजें यहाँ पर जुटाने की कोशिश कर रही है। वो हर एक व्यक्ति से यहाँ पर जांच करने की कोशिश करेगी, व्हाट्सएप खंगालेगी। किसी और ने तो वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि वो जो वीडियो था वो फोन का वीडियो था। ऐसे में क्या विभव कुमार ने पूरा प्लान करके रखा हुआ था कि ये वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उनका जो नेगेटिव पार्ट है वो रिलीज कर दिया गया, लेकिन और जो पार्ट थे वो रिलीज नहीं किए गए, जिस पर वो एलिगेशन लगा रही है कि मेरे साथ मारपीट हुई। और उन्होंने बहुत मजबूती से इस बात को कहा कि आप अंदर की सारी वीडियो निकलवा लीजिए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि किसकी गलती है। वो सिर्फ मिलने अरविंद केजरीवाल से आई थी, और उनको वहां पर जब हॉल में रोका गया और बोला गया कि आप इस वेटिंग एरिया में रुकिए, सीएम साहब आपसे खुद मिलने आएंगे, तो चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में उनके प्रेमाइसेस में इतनी बड़ी घटना घट जाती है और कोई उनको बचाने तक नहीं आता। ये बड़ी ही पेचीदा बात है, समझ से परे है। और
ये जानने की कोशिश की जा रही है कि क्यों इंटरवीन नहीं किया सीएम ने खुद आकर के, क्यों सीएम उनके बचाव में सामने नहीं आए और उन्होंने क्यों नहीं कहा कि भाई ये सब मत करो, ये हमारी पुरानी सहयोगी है। और कई मौकों पर हमने देखा मालीवाल जो है वो कई मुद्दों पर नारियों को लेकर के वो केजरीवाल जी की सरकार की तरफ से नुमाइंदगी करती थी, जगह जगह वो पहुंची रहती थी, लेकिन उनको क्या पता था कि 13 मई का जो दिन होगा वो उनके लिए ब्लैक डे साबित होगा और जिस तरह से उनके साथ ये सब घटेगा वो समझ में आ गया कि डर्टी पॉलिटिक्स की वो शिकार हो चुकी है। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने अपनी छवि ममता जी बनाई थी, वो साफ लेकर के आए थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन लेकर के पूरा कैंपेन उन्होंने मूव किया था, उसके बाद 2 बार से मुख्यमंत्री बने और उन्होंने जिस तरह से जनता को एक तरह से पूरे के पूरे गुमराह करने की कोशिश की गई, उसके बाद वो खुद जेल में गए, अभी कुछ दिन पहले वो जेल से आए और उनको फिर 2 तारीख को सरेंडर करना है। लेकिन मुकेश, ये बात तो समझ में आ रही है कि पुलिस ने मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचकर तमाम साक्ष्य, इस घटना से जुड़े लोगों के बयान और उनके फोन से जो भी डेटा मिल सकता था इत्यादि तमाम साक्ष्य एकत्रित किए हैं दिल्ली पुलिस ने। और जैसा आप बता रहे हैं हमें कि उस वक्त घटना पर जो लोग मौजूद थे उनमें से अभी आज भी जो मुख्यमंत्री आवास पर उपस्थित थे उन सबके बयान भी दर्ज किए गए हैं। तो अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी दिल्ली पुलिस की पूछताछ हो सकती है? बिल्कुल ममता जी, ये तो बहुत बड़ा सवाल है और आपने बहुत अच्छी बात कही कि क्या खुद अरविंद केजरीवाल इन सवालों से बच पाएंगे? नहीं। निर्मला सीतारमण ने उनसे कहा कि मुख्यमंत्री क्यों चुप हैं जब उनके खुद के प्रांगण में एक महिला के साथ इतनी बदसलूकी हो जाती है जो राज्यसभा की सांसद है। और साथ ही साथ उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि आप दिल्ली पुलिस उनको भी इंटरोगेट करेगी, उनकी वाइफ को भी इंटरोगेट करेगी, सुनीता केजरीवाल से भी पूछेगी क्योंकि वो लोग भी अंदर मौजूद थे और वो क्यों नहीं आए बाहर। और उन्होंने उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि भाई आपसे मिलने आए थे और जब उनको इंश्योर किया गया कि खुद सीएम आवास में सीएम मौजूद है तो सीएम क्यों नहीं आए, क्या उनको इस बात का पता ही नहीं लगा? तो दिल्ली पुलिस निश्चित तौर पर अभी वो चुनावी प्रचार में जिस तरह से मौजूद हैं वो वहां पर कोशिश करेंगे कि अभी वो पंजाब से, उसके बाद महाराष्ट्र से, जैसे ही वो दिल्ली आएंगे बिल्कुल उनको नोटिस जारी किया जाएगा, दिल्ली पुलिस की टीम वापस आएगी और उनसे भी बयान दर्ज करेगी कि भाई आपके सामने इतना सब कुछ हो गया, आपकी नाक के नीचे इतना सब कुछ हो गया और आपको पता ही नहीं चलता। जैसे वो पिछली बातों में मुकरते नजर आए और कई बार उनको कोर्ट से फटकार भी झेलनी पड़ी, जैसे उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को असंवैधानिक बता दिया था। हाईकोर्ट ने बोला कि आप अपना काम करिए, ये पॉलिटिकल काम और एडमिनिस्ट्रेशन काम को जोड़ने की कोशिश मत करिए, जो भी जांच एजेंसियां उनको स्वतंत्रता है उनके काम करने के लिए। यहाँ पर इसी तरह से पूरी की पूरी एफएसएल की टीम, दिल्ली पुलिस की जिले की टीम और जो भी सहयोगी एजेंसियां जिनको दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर कोऑर्डिनेशन में डाला गया है उनको लेकर के आए। और ये देखिए सीएम आवास के ठीक बाहर आपको ये पूरा जमावड़ा दिख जाएगा। अब से कुछ ही देर पहले यहाँ से मालीवाल को लेकर के जाया गया। ये देखिए ये तमाम गाड़ियां दिल्ली पुलिस की हैं। यहाँ पर एफएसएल की जो टीम है वो भी फॉरेंसिक टीम आई हुई है। मैं आपको ये सब तस्वीरें दिखाना चाहता हूं क्योंकि दर्शकों को पता होना चाहिए कि पूरी संजीदगी से दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर रही है। 2 अधिकारी कल उनके घर गए थे, उनके बयान दर्ज कराए थे। 161 के बयान दर्ज हुए, 164 के आज उनके सुबह फिर बयान दर्ज कराया गया, उनका मेडिकल कराया गया। ये वो तमाम चीजें हैं जो इस समय बड़ी इंपॉर्टेंट है ममता जी, और एक एक कड़ी को जोड़ करके ही दिल्ली पुलिस अपनी इस पूरी की पूरी जो जांच है उसको आगे बढ़ा रही है। जैसे केजरीवाल आएंगे, सबका बड़ी बेसब्री से इंतजार था, केजरीवाल जब भी आएंगे दिल्ली पुलिस उनसे जरूर इंटरोगेट करेगी। चलिए मुकेश, आप बने रहे हमारे साथ क्योंकि हम इसी खबर पर अभी बने रहेंगे। उससे पहले यहाँ पर वक्त तो चला एक ब्रेक का, आप बने रहे हमारे साथ। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। सबका अपने घर का सपना होगा पूरा, ये है मोदी की गारंटी। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसकी फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में सिर्फ सेविंग्स नहीं,
हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और ब्रेक के बाद दर्शकों को बता दें कि हम लगातार बात कर रहे हैं स्वाति मालीवाल के साथ जो बदसलूकी उस मामले की, और दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ उस सीन को रिक्रिएट किया जिसके बाद स्वाति मालीवाल प्रस्थान कर चुकी हैं। हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुकेश, एक बात बताइए, जैसे कि लगातार ये बात FIR में भी स्वाति मालीवाल ने लिखी है कि जब वो 13 मई को सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री आवास पर पहुंची थी, उन्हें बिठाया गया, उनसे कहा गया कि मुख्यमंत्री आपसे मिलने आ रहे हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री स्वयं अपने आवास पर उपस्थित थे। ऐसे में मुख्यमंत्री पुलिस के नजरिए से कितने बड़े सवालों के घेरे में आते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि इस गंभीर घटना के बारे में उन्हें जानकारी थी, पर उन्होंने ना तो बचाने की कार्रवाई की, ना उसके बाद कोई कदम उठाया, क्योंकि अपने PS विभव के साथ तो वो कल भी दिखे थे लखनऊ में। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। आपने बिल्कुल सही कहा कि पुलिस इस एंगल की जांच करेगी कि आपको ये सब पता था, और बिल्कुल ये कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं है कि आपको सुनाई नहीं दिया, इतनी ज़्यादा वहाँ शोर शराबा था। वो जिस तरह से हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ, जिस तरह से वहाँ पर वारदात घटना घटी, तो केजरीवाल ने ना तो कोई स्टेटमेंट जारी किया, अगले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संजय सिंह एडमिट कर लेते हैं कि ये बिल्कुल ही जो घटना है ये निंदनीय है, इसका वो विरोध करते हैं और वो कहते हैं कि इसमें डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा विभव कुमार के खिलाफ। अगले दिन लखनऊ में स्पॉट हो जाते हैं। आज वो अमृतसर में उनकी लोकेशन ट्रैक होती है जब दिल्ली पुलिस उनके घर पर रेड करने की कोशिश करती है, और वो वहां से महाराष्ट्र में भी ऐसी संभावना है, क्योंकि एक रैली को वहां पर वो प्रचार के लिए गए थे केजरीवाल। तो ये लगातार इन तीनों के साथ ही घूम रहे थे, और जो दो लोग न्याय दिलाने के लिए मालीवाल को घूम रहे थे वो न्याय क्यों नहीं दिला पाए, उन्होंने कोई डिसिप्लिनरी एक्शन क्यों नहीं लिया विभव कुमार के खिलाफ, क्यों नहीं उनको रोका गया, ये तमाम चीजें वो पूछने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी दोनों ही हाल ही में जेल से बेल पे बाहर आए हैं, तो संजय सिंह हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, आम आदमी पार्टी के संयोजक, उन पर लगातार ये सवाल उठ रहा है। और खुद अभी केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वो किसी रैली में क्यों नहीं बोल रहे हैं कि भाई जो उस दिन हुआ वो बिल्कुल ठीक नहीं था, गलत था। उनकी खुद की पार्टी के सदस्य हैं, राज्यसभा से सांसद हैं, अब उनके साथ वहां पर जिस तरह से मैन हैंडलिंग होती है, जिस तरह से उनके साथ मार पिटाई बर्बरता होती है, वो स्टेटमेंट आपने ममता जी खुद भी पढ़ा होगा। उस पूरी FIR की कॉपी को अगर कोई भी आदमी पढ़ेगा और उसको एक वुमेन एंगल से देखेगा तो उसको निश्चित तौर पे बड़ा बुरा लगेगा। कई शब्द तो बयां करने लायक नहीं है ऑन एयर, जिस तरह से उन्होंने अपनी बातें वहां पर रखी हैं, लेकिन वो ये कह रही हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। FSL की टीम अंदर है, जांच कर रही है, वो तमाम एविडेंस निकालने की कोशिश कर रही है। जो चेकलिस्ट है जिसमें लोग उस समय प्रेमाइसेस में मौजूद थे, खुद मुख्यमंत्री के बयान उसमें दर्ज किए जाएंगे। अब ये देखना होगा कि क्या मुख्यमंत्री इस बार भी अपने स्टेटमेंट देते नहीं देते हैं, जैसे वो ED को चकमा देते रहे 10 संबंध तक। ना तो उन्होंने अपने फोन का पिन नंबर बताया, उसके लिए एप्पल को एप्लीकेशन लिखनी पड़ी, कई जगह वो गोलमोल जवाब देते रहे। वो उस समय डिनाई कर रहे थे कि विजय नायर को वो नहीं जानते थे जो उनका किंग पिन था उस पूरे एपिसोड में। ऐसे ही क्या ये यहाँ पर विभव कुमार को बचाने में कामयाब होंगे? और कुछ दिन पहले ही विभव कुमार को बर्खास्त किया था LG ने उनके उस पद से जब केजरीवाल जेल गए थे, और ये एलिगेशन लगा था कि इनके ऊपर पहले भी मार पिटाई के मुकदमे यूपी में दर्ज हैं, गौतम नगर में। तो ऐसे में एक बार फिर से ये इतने एरोगेंट होकर के सामने आए। ये पूरी की पूरी जो टीम है इसकी कहीं ना कहीं छवि धूमिल हो रही है। आम आदमी पार्टी जिस क्लीन पॉलिटिक्स की बात करती थी वो अपनी इस बात से हट करके एक डर्टी पॉलिटिक्स में शामिल हो गई है। अब उन्हें सिर्फ सत्ता दिखाई दे रही है, सत्ता का रसूख दिखाई दे रहा है, ना उन्हें पब्लिक दिख रही है। केजरीवाल कहते हैं कि वो जेल से ही पूरी की पूरी सरकार चलाएंगे। विभव कुमार यहाँ पर आते हैं, इससे कुछ दिन पहले यहाँ पर सचिव के साथ भी उनके जो था सेक्रेटरी थे, उनके साथ भी इस तरह का कुछ बदसलूकी हुई
हुई थी तो पूरा का पूरा ये जो इनका गेट है, केजरीवाल जी का आवास है, इसके गेट के अंदर इतनी सब चीजें घट जाती हैं, लेकिन केजरीवाल के जो कान में जो है वो जूं तक नहीं रेंगती है, ना तो उन्हें समझ में आता है, ना वो किसी चीज को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। अब जो पुलिस है वो अपना काम करेगी, वो एविडेंस लेकर के कोर्ट में जाएगी। मैटर ऑफ ट्रायल में ये डिसाइड होगा जब चार्जशीट दाखिल की जाएगी कि क्या क्या उनके हाथ सबूत लगे। तो इस चार्जशीट में क्या मुख्यमंत्री का नाम भी आ सकता है? एक तो ये सवाल, और एक और सवाल आपसे लेना चाहूंगी, लेकिन इस सवाल पर आने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। मुकेश, आप बने रहिए हमारे साथ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सर, आप किस एज में रिटायर हुए थे? 39। सोच रहा था काश मेरी भी रिटायर्ड लाइफ आप जैसी हो। उसके लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। उतरूंगा ना सर। अरे भाई यहाँ नहीं, म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। म्यूचुअल फंड्स? हर महीने इन्वेस्ट करो, फ्यूचर की तैयारी करो। करोड़ों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सही है सर। तो आ जाओ मैदान में। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। तेरी होने वाली मदर इन लोग कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। 5 साल तक मुफ्त राशन, मोदी की गारंटी। मोदी देश के लिए, मोदी देश के लिए, मोदी देश के लिए। फिर एक बार मोदी सरकार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। हम लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ जो अभद्र व्यवहार मुख्यमंत्री आवास में 13 मई सुबह 9 बजे हुआ, उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद आज स्वाति मालीवाल ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना आधिकारिक बयान दर्ज कराया और अब शाम 6 बजे पुलिस उन्हें लेकर मुख्यमंत्री आवास पर पहुंची, जहां जितने वहां पर उस समय लोग उपस्थित थे उनके बयान भी दर्ज किए गए हैं और पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया, जिसके बाद स्वाति मालीवाल जा चुकी है मुख्यमंत्री आवास से। हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला हमारे साथ लगातार मुख्यमंत्री आवास के बाहर से बने हुए हैं। मुकेश, मैं आपसे जब चर्चा कर रही थी तो उसके बीच में ये बात आपके पास वापस आऊंगी मुकेश, लेकिन उससे पहले आगे बढ़ते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चैत्य भूमि पहुंचे और यहाँ पर ये दृश्य आपके सामने, जहाँ मुंबई के चैत्य भूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को अपने नमन किया, उन्हें प्रणाम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चैत्य भूमि पहुंचे तो वहां के दृश्य हम आपके सामने लेकर आए हैं। चैत्य भूमि पहुंचकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को नमन किया। प्रधानमंत्री ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हमारे देश के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुनावों के बीच, चुनाव प्रचार के दौरान अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से वक्त निकालकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करने, अपना नमन उनके चरणों में अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे चैत्य भूमि। मुंबई के दादर में है मुंबई के दादर में है चैत्य भूमि, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थली है और बौद्ध धर्म के लोगों के लिए ये पुण्य भूमि मानी जाती है। मुंबई के दादर में स्थित है ये चैत्य भूमि। बौद्ध धर्म के लोगों के लिए ये आस्था का भी केंद्र है और भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर की समाधि स्थली है ये चैत्य भूमि।
डॉक्टर अंबेडकर का दिल्ली में ही महापरिनिर्वाण हुआ था, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर मुंबई ही लाया गया था, जहां चैत्य भूमि में ही उन्हें बौद्ध परंपरा के अनुसार उनका दाह संस्कार किया गया था। और यही है वो चैत्य भूमि जहां डॉक्टर अंबेडकर की समाधि स्थली है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैत्य भूमि पहुंचकर डॉक्टर अंबेडकर की समाधि स्थली पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उन्हें भावपूर्ण संवेदनाएं व्यक्त की, श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उन्हें नमन किया। चैत्य भूमि मुंबई से ये दृश्य जो हम आप तक ला रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव प्रचार के बीच हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज उत्तर प्रदेश में 3 चुनावी रैलियां थी, जिसके बाद आज शाम वे दक्षिण मुंबई में भी एक चुनावी जनसभा करेंगे। लेकिन उससे पहले मुंबई के चैत्य भूमि पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की और नमन किया। इस बार चुनावों में संविधान की बात बार बार की जा रही है। संविधान बदल देगी भाजपा, ये बात कांग्रेस की ओर से, विपक्षी गठबंधन की ओर से की जा रही है, जबकि प्रधानमंत्री की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से और एनडीए के सभी दलों की ओर से इस बात को रखा गया है सामने कि संविधान कभी नहीं बदलेगा। संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने जिन मूल्यों को संविधान के माध्यम से विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए सामने रखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को सर्वदा कहते रहे हैं कि उन्हीं मूल्यों को लेकर आगे चल रही है केंद्र सरकार। संविधान में परिलक्षित मूल्यों को कभी नहीं बदला जाएगा, संविधान नहीं बदला जाएगा। और इसी पृष्ठभूमि में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनाव प्रचार के व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर मुंबई में दक्षिण मुंबई की अपनी चुनावी जनसभा से पहले वे मुंबई के चैत्य भूमि पहुंचे, जहां डॉक्टर अंबेडकर की समाधि स्थली है ये चैत्य भूमि, जहां पहुंचकर प्रधानमंत्री ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें नमन किया। बौद्ध अनुयायियों के लिए एक आस्था का स्थल है चैत्य भूमि, जो डॉक्टर अंबेडकर का समाधि स्थल भी है। पूज्य मानी जाती है चैत्य भूमि। चैत्य भूमि में ही डॉक्टर अंबेडकर का बौद्ध परंपरा के अनुसार दाह संस्कार किया गया था। और उनके दाह संस्कार से पहले उनके 20 लाख अनुयायियों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा भी यहीं चैत्य भूमि में ली थी। और इसीलिए बौद्ध अनुयायियों के लिए चैत्य भूमि एक पवित्र स्थल है, आस्था का स्थल है। और समस्त देशवासियों के लिए डॉक्टर अंबेडकर का ये समाधि स्थल भी हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर के लिए एक आस्था का केंद्र। देश भर से देशवासी यहाँ पहुँचते हैं डॉक्टर अंबेडकर को नमन करने के लिए, उनके प्रति अपना कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए। देश को एक मजबूत संविधान देने वाले डॉक्टर अंबेडकर, जिन्हें प्रणाम करने, जिन्हें नमन करने के लिए आज स्वयं प्रधानमंत्री पहुंचे मुंबई के चैत्य भूमि में। ऐसे में जब लोकसभा चुनाव के आखिरी 3 चरण रह गए हैं, 7 में से 4 चरण हो चुके हैं संपूर्ण, और अब 5वें चरण के लिए मतदान 20 मई को होना है। और इस 5वें चरण में मुंबई और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के सभी सीटें मिलाकर 10 सीटें, लेकिन महाराष्ट्र की 13 सीटों पर इसी 5वें चरण में मतदान होना है। इसीलिए चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुंबई पहुंचे हैं
दक्षिण मुंबई में चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए, और उससे पहले प्रधानमंत्री पहुंचे चैत्य भूमि, डॉक्टर अंबेडकर की समाधि स्थल चैत्य भूमि, उन्हें अपना नमन अर्पित करने, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने, उन्हें पुष्प अर्पण करने के लिए। मुंबई के दादर में है ये चैत्य भूमि, जहां भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की समाधि स्थली है ये चैत्य भूमि। अपने परंपराओं, अपने मूल्यों के आधार पर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो इस वक्त संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर के चैत्य भूमि पहुंचे हैं और उन्हें श्रद्धा सुमन प्रधानमंत्री ने अर्पित किए हैं। देश निर्माण में जिन लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनमें बड़ा नाम है डॉक्टर अंबेडकर का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा इस बात को सामने रखते हैं कि जिन लोगों ने देश निर्माण में अपना योगदान दिया, हमें उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए, सदैव उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री इस वक्त चैत्य भूमि पहुंचे हैं डॉक्टर अंबेडकर को नमन करने के लिए। आज़ादी के 7 दशक बाद भी हमारे देश में जो भी मुश्किलें आई, जो भी मुश्किल घड़ी आई, जो भी घटनाएं घटी, उन सब में हमारा संविधान सदा हमारा मार्गदर्शन करता रहा है। और इसी संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर को नमन कर रहे हैं प्रधानमंत्री। अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री चैत्य भूमि पहुंचे, देश के संविधान निर्माता को कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए। आज भी हमारे देश का संविधान है जो देश को दिशा दिखा रहा है। वक्त के साथ राजनीति बदल रही है, वक्त के साथ राजनीतिक चुनौतियां भी बदल रही हैं, लेकिन हर चुनौती में यही संविधान है जो हमारे देश की ताकत बना है। और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर सावरकर को भी नमन किया और उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित की। ये दृश्य मुंबई से ही, जहां वीर सावरकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वातंत्र्य वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक है ये, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं वीर सावरकर को नमन करने के लिए। दादर में ही शिवाजी पार्क में मुंबई में ये राष्ट्रीय स्मारक है। जो विनायक दामोदर सावरकर को समर्पित है। स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर, जिनको समर्पित है ये स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे वीर सावरकर को भी नमन करने के लिए। और इस स्मारक में हमारे आज़ादी के संग्राम से जुड़े विभिन्न घटनाओं को भी चित्रित किया गया है। वीर सावरकर की विरासत को भी यहाँ प्रस्तुत किया गया है।
हमारे आज़ादी के संग्राम के वीर सेनानी वीर सावरकर और उन्हीं के राष्ट्रीय स्मारक पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुंबई के दादर में ही शिवाजी पार्क में स्थित है ये राष्ट्रीय स्मारक, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे वीर सावरकर को भी नमन करने के लिए, और यहाँ जो चित्र प्रस्तुत किए गए हैं उनके बारे में भी जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज जब देश 18वीं लोकसभा के लिए चुनावों के बीच गुजर रहा है, ऐसे में चुनाव प्रचार के व्यस्त कार्यक्रम में से वक्त निकालकर प्रधानमंत्री का वीर सावरकर स्मारक मुंबई में पहुंचना ये दिखाता है कि भविष्य के लिए कार्य करते हुए वर्तमान में अपने कर्म को आगे बढ़ाते हुए इतिहास से प्रेरणा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जीवन मूल्यों और लोकतांत्रिक परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं, और इसीलिए वीर सावरकर के इस राष्ट्रीय स्मारक में पहुंचकर वे उन्हें नमन कर रहे हैं। आज़ादी के संग्राम के वीर सेनानियों के जीवन से जुड़ी विभिन्न घटनाओं को इस राष्ट्रीय स्मारक में प्रस्तुत किया गया है, चित्रित किया गया है। वीर सावरकर के योगदान को भी प्रस्तुत करता है ये राष्ट्रीय स्मारक। विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें हम वीर सावरकर के नाम से जानते हैं। जिनका जीवन सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है, और वीर सावरकर के ऊपर ही ये राष्ट्रीय स्मारक बनाया गया है, जहां पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वीर सावरकर जो एक क्रांतिकारी रहे, समाज सुधारक रहे, राजनेता तथा विचारक भी रहे। देश उन्हें वीर सावरकर के नाम से जानता है, विनायक दामोदर सावरकर। हालांकि वे एक वकील, एक राजनीतिज्ञ, एक कवि और एक लेखक भी थे। अपने राजनीतिक दर्शन के लिए जाने जाते हैं वीर सावरकर। आज़ादी के संग्राम के दौरान वे जेल भी गए। जेल से ही उन्होंने हिंदुत्व पर शोध ग्रंथ भी लिखा था। उन्हें 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा हिंदूवादी नेता माना जाता है। उन्होंने हिंदुस्तान के लिए जीवन भर काम किया। भारत छोड़ो आंदोलन में भी वीर सावरकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। चूँकि उन्हें एक लेखक के तौर पे भी जाना जाता है, उन्होंने मराठी भाषा में और अंग्रेज़ी भाषा में भी बहुत कुछ लिखा। और वीर सावरकर का जो योगदान देश के लिए रहा, उसी को देखते हुए वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण मुंबई में किया गया। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
इसी वीर सावरकर स्मारक में पहुंचे, उन्हें नमन करने के लिए, उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए। एक महान समाज सुधारक रहे वीर सावरकर, जो हमेशा ये मानते थे कि सामाजिक और सार्वजनिक सुधार बराबरी का महत्व रखता है। समाज की कुरीतियों को दूर करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने अपने भाषणों द्वारा, अपने लेखों द्वारा भी समाज सुधार के निरंतर प्रयास किए। उनका समाज सुधार जीवन पर्यंत चला और उनके सभी सामाजिक सुधार के कार्यक्रम राष्ट्र को ही समर्पित होते थे। तो वीर सावरकर को नमन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे मुंबई के वीर सावरकर स्मारक में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जनादेश कार्यक्रम देख रहे थे आप, लेकिन जनादेश को हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। जनादेश के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच। MDH और गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो।